नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे JOIT यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में सारा कुछ दोस्तों जो भी होगा ऑल डिटेल में दोस्तों इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और दोस्तों JOIT और क्लर्क में क्या अंतर है, क्या उनके काम में वेरिएशन है, क्या पोस्ट में, और क्या सारा इसका जो है दोस्तों इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर कितनी सैलरी मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट में कितने सैलरी जो है वो आपको मिलती है और रेगुलर सर्विस में कितनी सैलरी आपको मिलती है। तो सारा दोस्तों पूरे डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरह की वीडियो के लिए अगर इस वीडियो से भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दोस्तों JOIT के बारे में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो क्लर्क की पोस्ट है वो अभी लगभग ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि सरकार द्वारा ख़त्म कर दी गई हैं और उनकी जगह दोस्तों जो JOIT है उसकी अब दोस्तों भर्ती जो है वो हो रही है काफ़ी समय से। लास्ट जो क्लरिकल का एग्ज़ाम है, अब क्लरिकल का एग्ज़ाम मेरे को जहाँ तक आइडिया है दोस्तों जो सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम है वही एक लास्ट एग्ज़ाम बाकी है। शायद सेक्रेटरीट में ही क्लर्क की भर्ती हो, अन्यथा बाकी सभी विभागों में दोस्तों JOIT की जो है अब पोस्टें जो हैं वो भरी जाती हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम क्लर्क और JOIT में क्या अंतर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों ज़्यादा इसमें अंतर जो है दोस्तों वो रहता नहीं है, लेकिन जो भी है दोस्तों उसके बारे में हम आपको इन डेप्थ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा ग्राफ जो है वो बना दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको JOIT और क्लर्क में डिफरेंस जो है वो बताने वाला हूं। दोस्तों जो JOIT है वो आपके लेवल 4 की जॉब है और जो क्लर्कल है दोस्तों वो क्लास थ्री तो दोनों जो है क्लास 3 की है, लेकिन यहाँ पर सैलरी का जो लेवल बनाया गया है दोस्तों पे कमीशन के द्वारा मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। हैं तो दोनों ये क्लास 3 की जॉब हैं, लेकिन जो लेवल है सैलरी का लेवल उस हिसाब से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। JOIT जो है वो लेवल 4 में आता है और जो क्लर्क है वो लेवल 3 में आता है। बेसिक में दोस्तों उतना ज़्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता है। 20,600 जो है 20,600 JOIT की बेसिक रहती है और जो क्लर्क है उनकी बेसिक 20,200 जो है वो रहती है। बाकी दोस्तों मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा। अब इसमें दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी रहती है JOIT की दोस्तों तो सभी को पता है इसमें हिमाचल प्रदेश में जो भी रिक्रूटमेंट होती है जो आपकी बेसिक होती है उसका 60% जो है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको इन हैंड मिलता है। तो दोस्तों जो 12,600 है जो है दोस्तों तो इसका जो 20,600 जो है जो इसका जो 60% बनता है दोस्तों वो बनता है 12,360 के करीब। और दोस्तों जो क्लर्क है 20,200 का जो 60% बनता है वो बनता है आपका 12,120 के अराउंड। यानी कि ज़्यादा अंतर जो है कॉन्ट्रैक्ट में उतना देखने को नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों क्लर्क को 12,120 सैलरी मिलती है और JOIT को 12,360 जो है इन हैंड मंथ में सैलरी मिलती है। ये तो होगी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बात। और आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वर्तमान में 2 साल का कर दिया है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी विडंबना ये है दोस्तों, पहले 1 साल में 2 बार कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो थे रेगुलर होते थे, जब 30 सितंबर और 31 मार्च के बाद दोस्तों अक्टूबर और अप्रैल में दोस्तों 1 वर्ष में 2 बार कर्मचारी जो थे वो नियमित किए जाते थे। लेकिन अब सरकार के द्वारा दोस्तों वर्ष में 1 ही बार नियमित करने का फैसला लिया गया है। वो कब लिया गया है? अप्रैल में दोस्तों 1 ही बार साल में। तो इसमें जो एम्प्लॉय जो है दोस्तों मान लो जो एस्पिरेंट है दोस्तों जिन्होंने अप्रैल में ज्वाइनिंग दी, मान लो 31 मार्च 1 अप्रैल को अगर कोई ज्वाइन करता है तो दोस्तों उसको दोस्तों मतलब लगभग 3 साल का समय जो है वो ही देना पड़ेगा। तो उनके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल का ना होकर 3 साल का हो जाएगा। ऐसे कई एम्प्लॉय जो है हमारे दोस्तों उसको ऐसा जो है सामना करना पड़ रहा है। अभी ये एक सरकार के द्वारा बोल सकते हैं जो है गलत या फिर बहुत ही हार्ड जो डिसीजन है वो लिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों इनकी कॉन्ट्रैक्ट सैलरी के बारे में। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि इन हैंड दोस्तों जो सैलरी है वो कितना मिलती है दोस्तों इन दोनों को। जब ये जो कोई कर्मचारी JOIT है एक वो रेगुलर होता है और जो क्लर्क जो है वो रेगुलर होता है, तो उसमें दोस्तों बेसिक जो है वो ये तो आपको मिलती है
20,600 JOIT की और 20,200। उसके बाद दोस्तों उसमें DA ऐड होगा, उसके बाद HRA उसमें ऐड होगा और उसके बाद कंपेंसेटरी अलाउंस जो है ये ऐड होता है। 3 चीज़ें जो हैं दोस्तों वो ऐड होती है। तो अभी वर्तमान में दोस्तों आप सभी को पता है 42% जो है वो DA हिमाचल के जो एम्प्लॉई है उनको दिया जा रहा है और अभी 11% जो DA है दोस्तों वो पेंडिंग है। तो इसके बारे में हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन जो 42% मिल रहा है इसके हिसाब से ही दोस्तों हम, अगर वर्तमान में आप JOIT हैं तो आपको कितनी सैलरी इसमें मिलेगी वो आपको पूरा हम बता देंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो है आपके सामने है पूरा इसका ग्राफ। तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं JOIT जो मैंने आपको बता दी इसकी बेसिक है 20,600 प्लस आपको अभी वर्तमान में 42% DA जो है वो चल रहा है। तो 20,600 का जो 42% होता है दोस्तों वो हो गया आपका 8,652 प्लस HRA आपको मिलता है 250 के करीब और कंपेंसेटरी अलाउंस 200 रुपये लगभग सेम रहेगा JOIT और क्लर्क के लिए। तो इसमें जो कुल JOIT की जो सैलरी है दोस्तों तो आप देख सकते हैं 20,600 प्लस DA जो है 8,652 प्लस 250 आपका हो गया HRA। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो काफ़ी कम दिया जाता है दोस्तों, जो स्टेट हमारे HP स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, लेकिन सेंटर में दोस्तों यही जो है वो 2,500-3 हज़ार के करीब रहता है। और दोस्तों जो है दोस्तों आपका CA हो गया कंपेंसेटरी अलाउंस। तो टोटल आपकी जो JOIT की सैलरी है दोस्तों वो हो गई आपकी 29,702। और क्लर्क की दोस्तों हम बात करें तो क्लर्क दोस्तों यहाँ पे माफ़ करना 20,000 यहाँ पे 200 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 20,200 जो है वो क्लर्क की बेसिक है। तो उसका जो 42% होता है दोस्तों वो होता है 8,000, यहाँ पे गलती करना ये हो गया है 8,000 आपका हो गया यहाँ पे 84, 8,484 जो है दोस्तों 8,484 इसका 42% होता है प्लस 250 ये लगभग सेम रहता है कंपेंसेटरी अलाउंस और जो आपका HRA है। तो इन सब को अगर हम जोड़ें दोस्तों यहाँ पे 20,200 आएगा ना, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 8,484 जो है 8,652 जो बनता है दोस्तों वो बनता है JOIT का, और इनका जो DA बनता है वो बनता है दोस्तों 8,484। अगर इसको हम दोस्तों ऐड करेंगे तो 29,134 जो सैलरी है ये एक क्लर्क को दोस्तों जो आप पहली बार नियुक्त होंगे तो इन हैंड जो सैलरी है अभी वर्तमान के हिसाब से मैं कह रहा हूं, आप सभी को पता है साल में अमूमन देखा जाता है कि 2 जो किस्तें हैं दोस्तों वो सरकार के द्वारा दी जाती हैं DA की 3% या 4% के अराउंड जो है लगभग दोस्तों ये आपको मिलना होता है। तो उसके हिसाब से ये बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर कंपैरिजन करें तो 29,702 JOIT को और 29,134 आप देख सकते हैं तो कितना की डिफरेंस है दोस्तों, इसमें लगभग 600 रुपये का डिफरेंस जो है वो आप अमूमन मान सकते हैं क्लर्क और JOIT की पोस्ट में देखने को मिलेगा। और ये जो है लेवल 4 की जॉब है और ये जो है आपकी लेवल 3 की क्लर्क की जो जॉब है। और अब बात करेंगे दोस्तों इसके हम प्रमोशन चैनल के बारे में। तो दोस्तों प्रमोशन चैनल लगभग दोनों पोस्ट का सेम रहता है। जो क्लर्क हैं दोस्तों वो 5 साल के बाद जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, लेकिन जो JOIT है वो जो है दोस्तों वो जूनियर असिस्टेंट जो है ऑलरेडी हैं, तो क्लर्क को दोस्तों लेवल 4 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब आपकी रेगुलर सर्विस है दोस्तों 7 साल की होगी यहाँ भी और यहाँ भी 7 साल की रेगुलर सर्विस होगी तो आप दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि 7 साल के बाद ही दोस्तों आप सीनियर असिस्टेंट बन जाएं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं। कई विभागों में बन जाते हैं जहाँ पे पोस्ट वगैरह खाली होती हैं और सभी विभाग में अलग अलग रहता है, लेकिन क्राइटेरिया सेम है 7 साल की रेगुलर सर्विस के बाद दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों आपको एक को अब जो नए एम्प्लॉई हैं या बोल सकते हैं हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है, जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही बनेगी। तो इसमें रेगुलर सर्विस वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो अब शायद समाप्त हो जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस भी आपकी काउंट होगी, तो बोल सकते हैं 7 साल की सर्विस में आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए। तो ये था, इसमें आपको मैंने मोटा मोटा इसका आइडिया जो है वो मैंने बता दिया। लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस है। और वर्क कल्चर तो दोस्तों काम जो है वो एक JOIT जो करता है ऑफिस में वही एक क्लर्क का काम होता है। सेम जो है सेम दोनों को दोस्तों सेम काम जो है वो करने पड़ते हैं। क्लर्क जो है अब समाप्त है, ज़्यादातर दोस्तों जो पुराने भर्ती हुए वही हैं। बाकी दोस्तों अब ज़्यादातर ऑफिस में आप JOIT को देख सकते हैं। जो 4th क्लास अब प्रमोट किए जा रहे हैं, पहले क्लर्क के पद पर प्रमोट किए जाते थे लेकिन अब जो है उनको JOIT के पद पर ही प्रमोट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको सैलरी के बारे में इसका जो डिफरेंस है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बताता हूँ जैसे इसकी प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों
प्रमोशन तो इसमें मैं प्रमोशन के बारे में आपको इसमें बताता हूँ। तो इसका जो प्रमोशन का दोस्तों आपका मैं बता दूँ, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है जीओआईटी मैंने बता दिया, 7 साल में दोस्तों आपको आप सीनियर असिस्टेंट बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मान लो आप सीनियर असिस्टेंट बन गए तो 4-5 साल अगर पोस्ट खाली हुई, 4-5 साल आप सीनियर असिस्टेंट, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 बनते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के बाद दोस्तों 4 साल की सर्विस के बाद, 4-5 साल की सर्विस के बाद आप ग्रेड 1 बन सकते हैं। ग्रेड 1 जो है दोस्तों वो एक गेस्टेड पोस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का वो वेरियस जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उनके ऊपर डिपेंड करता है। एजुकेशन हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट HPPWD, जिस हिसाब से दोस्तों पोस्टें वैकेंट होती हैं उस हिसाब से दोस्तों आगे जो है दोस्तों ये बनता रहता है। तो ये था इसके बारे में। और दोस्तों जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना सिस्टम जो है वो रहता है। तो इसमें मेरे को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की दोस्तों काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ काफ़ी डिटेल में। तो सबके लिए जब दोस्तों कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मान लो जो आपकी DC ऑफिस हो गया, तहसील कार्यालय और जो SDM ऑफिस वगैरह है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसी में जॉब करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। तो दोस्तों पहले जो था इनकी जो नियुक्ति की जाती थी दोस्तों, जो अलग अलग DC ऑफिस हैं, जो DC हैं ज़िले के, उनके द्वारा करी जाती थी। लेकिन अब जो है इसमें स्टेट कैडर हो गया है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो शिमला से DLR डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से की जाती है और वहीं से इसका संचालन होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर कोई क्लर्क या GOIT सीनियर असिस्टेंट बन जाता है तो वो दोस्तों प्रमोशन के लिए दोस्तों अगर सुपरिटेंडेंट की तरफ आपने जाना है तो कोई भी आपको एग्ज़ाम वगैरह जो है वो पास नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की तरफ जाना है दोस्तों, तो आप जब सीनियर असिस्टेंट बनेंगे तो आप नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हैं, उसमें 3-4 पेपर होते हैं, जिसमें आपके दोस्तों जो वर्क होता है उसी के रिगार्डिंग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं दोस्तों तो उसके बाद आप तहसीलदार के पद के लिए दोस्तों आप बोल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप तहसीलदार का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों कि जो क्लर्क शुरू में जो क्लर्क लगे थे और उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किए और अंत में रिटायर होते होते वे तहसीलदार और SDM तक गए हैं और SDM के पद से दोस्तों रिटायर हुए हैं। मेरे सामने अभी एग्जाम्पल है, जो हमारे करंटली जो SDM साहब हैं दोस्तों, वो भी एक क्लरिकल स्टाफ की तरफ से गए हुए थे और आज वो SDM की पोस्ट पर है और 2.5 साल उनका अभी तक कार्यकाल रहा है। तो 2.5 साल की सर्विस जो है वो उनकी रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मेहनत करें तो आप GOIT या फिर क्लर्क की पद से भी दोस्तों आप SDM तक जा सकते हैं। लेकिन ये मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा। मान लो एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की सुविधा नहीं है जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो आप इस तरफ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें जो प्रमोशन है दोस्तों, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा फास्ट है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें पोस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 जो है काफ़ी जगह बैठते हैं। इसमें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कम ही है, क्योंकि प्रत्येक DC ऑफिस में एक सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 बैठता है। तो ग्रेड 1 तक बहुत ही रेयर जो है, जिनकी 35 साल से ऊपर सर्विस होती है, वही दोस्तों कैंडिडेट जो हैं वो पहुँच पाते हैं ग्रेड 1 तक। तो बाकी डिपार्टमेंट में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ग्रेड 1 बैठते हैं। जैसे जो अभी जहाँ पर साइंस है, जैसे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि जिस कॉलेज में BSc मतलब साइंस है, वहाँ पे हर कॉलेज में एक सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 अब बैठेगा। ये थोड़ा समय से पहले संशोधन किया गया है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है और भी आपको कुछ इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।